हेलो दोस्तों, नमस्कार। कथा कहानी में आज कहानी पाठ। कहानी का शीर्षक है भूत भाग गया। यह कहानी आकार पत्रिका में जुलाई 2003 में प्रकाशित हुई थी। भूत भाग गया शीर्षक है कहानी का। पत्नी की बीमारी की वजह से आज 4 दिन बाद दफ्तर आया था। 2 घंटे भी नहीं हुए थे कि घर से फ़ोन आ गया। फ़ोन करने वाले मेरे पड़ोसी थे जो उसी मकान में रहते हैं जिसमें मैं किराए पर रहता हूँ। वह भी उसी दफ्तर में काम करते हैं जिसमें मैं। मेरे और उनके ऑफिस टाइम में अंतर है। वह रात 10 बजे तक घर चले जाते हैं दफ्तर से और मैं रात 2 बजे तक घर पहुंचता हूं। पड़ोसी ने बताया कि भाभी यानी मेरी पत्नी नेहा की तबीयत बहुत ख़राब है, जल्दी से घर आ जाओ। इतना सुनना था कि मेरी धड़कनें तेज़ हो गई, पेट भी हड़बड़ा गया। नेहा पिछले कई दिनों से बीमार चल रही है। डॉक्टर को दिखा रहा हूँ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अभी तक 4-5 डॉक्टर बदल चुका हूँ परंतु उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। क्या बीमारी है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई डॉक्टर कमजोरी बताता है तो कोई शुगर कम है कि चेतावनी दे देता है। पिछले 4 दिनों से हालत यह है कि नेहा को दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच सिविल अस्पताल के आपातकाल सेवा में दिखाना पड़ रहा है। पड़ोसी का फ़ोन मिलते ही मैंने अपने वरिष्ठ साथी से वस्तु स्थिति बताकर छुट्टी ली और घर की तरफ चल पड़ा। हालांकि दफ्तर से घर की दूरी 2 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है और रोज़ पैदल ही आता जाता हूँ, लेकिन आज इस वक्त किसी वाहन की ज़रूरत शिद्दत से महसूस हुई। दफ्तर से निकलते ही मन में यह ख्याल भी आया कि काश मेरे पंख होते तो अभी उड़कर पहुँच जाता। मैं कभी दौड़ता तो कभी केवल तेज कदमों से चलता। मन में तरह तरह की आशंकाएं पैदा होती और बिखर जाती। घर पहुंचा तो देखा बिजली गायब है, कमरे में मोमबत्ती जल रही है। नेहा कमरे की फर्श पर बिछी चटाई पर बेसुध लेटी हुई है। बगल में राकेश और उनकी माँ बैठी हुई हैं। दोनों बच्चे सो गए हैं। उन्हें बाहर चारपाई पर लिटाया गया है। गर्मी बहुत है। मैं पत्नी के पास गया और नेहा नेहा पुकारने लगा। पत्नी ने आंखें खोली तो उनसे शोले जैसे निकल रहे थे। मैं थोड़ा विचलित हुआ, फिर भी पूछा, क्या हुआ? मैं इसकी जान ले लूँगी। किसकी जान लोगी? इसी की। क्यों? मेरी मर्जी। अच्छा, तेरी मर्जी? फिर तेरा क्या होगा? मैंने गुस्से में कहा तो राकेश ने मुझे हाथों से इशारा करके यह समझाने की कोशिश की कि गुस्सा न करें, नहीं तो ठीक नहीं होगा। मैं चुप हो गया, हालांकि गुस्सा बहुत आ रहा था। इसके बाद पत्नी के मुंह से कुछ भी नहीं निकला, बस आंखें तरेरती रही। राकेश ने बताया इन्हें सवारी आई है, किसी ओझा सोखा को दिखाना पड़ेगा। यही बात राकेश की माँ ने भी कही। लेकिन मैं कुछ आगे कहता इससे पहले ही राकेश बोल पड़ा, भाई साहब आप माने या ना माने लेकिन सच तो यही है कि यह बीमार नहीं है। इनके ऊपर ऊपरी हवा है, इन्हें ओझा ही ठीक कर सकता है। मैं चुप रहा। तब तक पत्नी के मुंह से फिर निकला, मैं मुशाहरा हूँ, मैं इसे मार डालूँगी। आप अकेले ही हैं? राकेश ने पूछा। नहीं, वह गुर्राया, मैं ब्रह्म हूँ, मेरे साथ कई और हैं। महाराज आप चाहते क्या हैं? राकेश ने पूछा। मैं इसे मार डालूँगी, उसने धमकी दी। मैंने मार डालूँगी शब्दों पर गौर किया और कहा, खुद को ब्रह्म कहता और बोलता है औरतों की तरह, मार डालूँगी। इस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद फिर बोला, मुझे इसके पड़ोसी ने भेजा है। क्यों भेजा है? पड़ोसी का नाम आते ही मैं चौकन्ना हो गया। पड़ोसी से मेरी घूर शत्रुता है। वह ऐसे खेलों में माहिर है। 1-2 बार घर वालों को वह इस तरह के लफड़ों में फंसा भी चुका है। ऐसा मेरे पिताश्री और माताश्री कहते हैं, बताते हैं। मैं 1 माह पहले ही गांव से आया हूं, इसलिए उसकी इस बात ने मुझे चकरा दिया। ना चाहते हुए भी मैं उसके बुने जाल में
उलझ सा गया। साथ ही मेरा क्रोध पड़ोसी की तरफ घूम गया। वह इसका दुश्मन है, बोला, जाओ मार डालो। और तुम मार डालोगे? हाँ, मार डालूंगी। यह जानते हुए भी कि वह मेरा दुश्मन है, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो, थोड़ा अकल से काम लो। मुझसे उसने कहा है, बस मैं और कुछ नहीं जानती। मुझे बहुत गुस्सा आया। एक बार तो मन में आया कि पत्नी को पीटना शुरू कर दूं, सारे भूत भाग जाए। मेरे क्रोध का कारण यह भी था कि मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता, लेकिन गांव से लेकर अब पत्नी की इस हालत ने मेरे विश्वास को हिला दिया। ऐसे ही गांव जाते हैं तो वहाँ भी भूत प्रेत की खूब कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। इसी बार जब गांव गया था तो पता चला कि एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी से दुश्मनी निकालने के लिए उसके बेटे को पागल बना दिया। वह ओझा था, इसलिए उसने अपने पड़ोसी के बेटे पर भूत कर दिया और वह पागल हो गया। अब वह परेशान है। उसके घर में एक वही कमाने वाला है, उसे ही उसने पागल कर दिया। उसके माँ बाप मारे मारे फिर रहे हैं, लोगों से उसके इलाज के लिए उधार मांग रहे हैं। पहली बात तो कोई देता नहीं, जो देता है ब्याज पर देता है, ब्याज भी ऐसा कि खुद को भी बेचकर उससे मुक्ति ना पाई जाए। उसने फिर कहा, मैं इसे मार डालूंगी। उठकर दीवार से सिर टकराने की कोशिश भी की तो मैं गुस्से को रोक नहीं पाया। पत्नी को कस करके पकड़ा और बोला, फिर तेरा क्या होगा? उसने कोई जवाब नहीं दिया। राकेश ने इशारों में कहा कि ऐसा ना करें, धीरज रखें। महाराज, जाओगे कैसे, यह तो बताओ। राकेश ने पूछा। ओझा बुलाओ तो बताऊंगा। यहाँ ओझा कहाँ से आएगा? तुम ऐसे ही कोई उपाय बताओ। ऐसे नहीं बताऊंगा। फिर कुछ समय दो। ठीक है, आज जाता हूँ, कल फिर आऊँगा। कल क्यों आएगा? मैं फिर बोल पड़ा। उधर से कोई जवाब नहीं मिला। 15 दिन का समय दो। नहीं, 4 दिन का समय देता हूँ, फिर आऊँगा। इसके बाद पत्नी ने बोलना बंद कर दिया। उसी समय बिजली आ गई। कमरा ट्यूबलाइट की दोधिया रोशनी में नहा गया। 5 मिनट बाद पत्नी ने आंखें खोली और जल्दी से उठकर बैठ गई। उनकी आंखों में आश्चर्य मिश्रित सवाल था। आसपास बैठे लोगों को देखकर पूछा, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे आप लोग? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे ही क्यों? तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? मैंने पूछा। ठीक है ना? हाँ, शायद चक्कर आ गया था। हाँ, शायद। राकेश और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा। माँ जी और राकेश दोनों ने कहा, इन्हें कुछ नहीं पता। इस बात से मेरा विश्वास हिल गया। मैं सोचने लगा, कल किसी ओझा को दिखा ही देना चाहिए। यही सलाह राकेश ने भी दी। डॉक्टर को दिखाने के बजाय किसी गुनिया को दिखाना ज़्यादा उचित रहेगा। अगले दिन मैं यह तय कर चुका था कि किसी ओझा को दिखा देता हूँ। यही नहीं, मुझे गांव वाले पड़ोसी पर भी बहुत गुस्सा आया। दूसरे दिन 12 बजे एक घर पर मित्र आए। अभी हम नेहा की तबीयत के बारे में बात कर ही रहे थे कि नेहा को चक्कर आ गया। वह लेट गई और हाथ पैर पटकने लगी। हो यह रहा था कि उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती और वह बेचैन हो जाती, हाथ पैर सुन्न होने लगते। नेहा को लगता कि उसकी जान कभी भी निकल जाएगी। उसकी यह दशा देखकर मेरी हालत पतली सी हो जाती। इस बार जब से गांव से आए थे तभी से ऐसा हो रहा था। नेहा ने कई बार कहा कि उसे भूत लगा है, किसी ओझा को दिखा दो। उसने यह भी कहा कि वह मायके गई थी तो वहाँ भी गई थी जहाँ पर एक मुशहरा मरा था, जो अब भूत बन गया है। उसका कहना है कि उसको उसी मुशहरा के भूत ने पकड़ रखा है, जबकि अभी तक मैं उसकी इस बात का पुरजोर विरोध कर रहा था, लेकिन नेहा थी कि अपनी बात पर अडिग थी। अपनी सहेलियों की सलाह पर वह मंदिर में पंडित से झाड़ा तो लगवा ही रही थी, एक मज़ार पर मत्था टेकने भी जाती थी। इसकी जानकारी जब मुझे हुई तो मैंने विरोध किया, लेकिन यह भी सोचा कि यदि इसे इसी तरह से आराम मिल जाए तो ठीक है। मैंने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि उसे दवा से कोई आराम नहीं हो रहा था। मित्र के सामने भी जब नेहा की तबीयत खराब हो गई तो मैंने उसे रात वाली घटना विस्तार से बताई। साथ ही आशंका भी प्रकट की कि मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता, लेकिन लगता है करना पड़ेगा। मेरी बात का मित्र ने विरोध किया। उनने जोर देकर कहा कि नेहा को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊं। बातचीत के दौरान मुझे तर्कशील सोसाइटी की याद आई। मैंने मित्र से कहा कि यदि कोई तर्कशील मिल जाए तो उसे दिखाया जा सकता है, क्योंकि ये लोग इस मामले को अंधविश्वास मानते हैं और वैज्ञानिक तरीके से इसका पर्दाफाश करते हैं।
मेरा अभी तक किसी तर्कशील से पाला तो नहीं पड़ा है, लेकिन हरियाणा से लेकर पंजाब तक के अपने पत्रकारिता करियर में मैंने देखा था कि तर्कशील अपनी बात वैज्ञानिक तरीके से करते हैं। एक इच्छा यह भी बलवती हुई कि इसी बहाने में भूत प्रेत होते हैं या नहीं इसकी भी पुष्टि कर सकता हूँ। मन एक प्रयोग को तैयार हो गया। मित्र ने कहा कि उसका एक दोस्त तर्कशील है, बात करके देखते हैं। हम यह बात कर ही रहे थे कि नेहा को आराम हो गया। इस बीच अखबार डालने वाले शर्मा जी आ गए। शर्मा जी स्थानीय थे। मैंने सोचा इनकी जानकारी में कोई ओझा ज़रूर होगा। शर्मा जी, कोई ओझा सोझा बताइए। ओझा सोझा की क्या ज़रूरत आ गई? यार, मैडम की तबीयत ख़राब है, इनका कहना है कि किसी ओझा को दिखाओ। नेहा भी यह बात सुन रही थी। ठीक है, देखता हूँ, शर्मा जी ने कहा और थोड़ी देर रुक कर चले गए। शाम को नेहा मुझे उस मज़ार पर ले गई जहाँ पर वह पिछले 3-4 दिनों से जा रही थी। हम मज़ार के अंदर गए तो एक युवक लंबे बाल व दाढ़ी रखे मिला। मज़ार पर हरी चादर चढ़ी थी। धूप व अगरबत्ती की महक से वातावरण महक रहा था। एक कोने की दीवार के साथ बहुत सारी तस्वीरें रखी थीं। नेहा ने मज़ार पर मत्था टेका। मुझे भी वैसा ही करना पड़ा, जबकि मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता। यहाँ पर आज मैं उसी भाव से संचालित हो रहा था, लेकिन अच्छा भी नहीं लग रहा था। मज़ार का पूरा माहौल मुझे रहस्यमय लग रहा था। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। एक कारण यह भी था कि बेशक मैं नास्तिक हूँ, लेकिन हूँ तो हिंदू ही। यह मज़ार है जिसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। नेहा गद्दी के पास गई। मैं उसी के पास बगल में बैठ गया। बाबा, जो कि एक व्यक्ति से बात कर रहा था, मैं देखकर तुरंत उठकर आया और गद्दी पर ऊंट की तरह पैर मोड़कर बैठ गया। बाबा, कुछ आराम नहीं हुआ? नेहा ने शिकायती लहजे में कहा। हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, बाबा ने आंख मूंद कर कहा। बाबा, इनके ऊपर है क्या? आंखें बंद करके उसके हाथ ऊपर किया, फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, बहुत कुछ है। जैसे? इसको बहुत परेशान कर रहा है। क्यों परेशान कर रहा है? वह कुछ चाहता है। क्या चाहता है? यह कहने वाली बात नहीं है। मैं इसे ठीक कर दूंगा, बाबा ने कहा। कितने दिन लग जाएंगे? मैंने पूछा। 1 सप्ताह और ज़्यादा भी। 1 सप्ताह झाड़ा लगाता हूँ, यदि इससे चला गया तो ठीक, नहीं तो दूसरा उपाय करूँगा। ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ हाँ, चिंता की कोई बात नहीं है। इसके बाद उसने नेहा की गर्दन झुका दी और हाथ से लगा थापी देने, जैसे किसान अपने बैल को पुट्ठा ठोकता है। मुझे उसका यह अंदाज पसंद नहीं आया। मज़ार से बाहर आते ही मैंने नेहा से कहा कि इस बाबा के बस की बात नहीं है। आज के बाद तुम यहाँ नहीं आओगे। क्यों नहीं आऊँगी? इसलिए कि यह पाखंडी और ढोंगी है, इसे कुछ नहीं आता, तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। आपके लिए तो सभी पाखंडी और ढोंगी होते हैं। कितने दिनों से डॉक्टर को दिखा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। यदि मज़ार पर मत्था टेकने से रोग दूर हो जाते तो दुनिया में डॉक्टरों की आवश्यकता ही न पड़ती। मैं गुस्से में भड़क गया। नेहा चुप हो गई। इसके बाद मैंने एक रिक्शा किया और शहर चले गए। वहाँ एक अस्पताल में नेहा को डॉक्टर को दिखाया। उसने टट्टी, पेशाब, खून का टेस्ट किया, ईसीजी और छाती का एक्सरे भी कराया। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने बताया कि सब कुछ ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। कहते हुए डॉक्टर ने दवा लिख दी। हम अस्पताल के बाहर आ गए। मैं कह रही हूँ कि मुझे गांव भेज दो, फिर किसी ओझा को दिखाओ। डॉक्टर कुछ नहीं कर पाया। नेहा ने अस्पताल से निकलते ही अपना प्रवचन शुरू कर दिया। इस पर मुझे गुस्सा आ गया। क्या बकवास करती रहती हो? रिक्शे पर बैठते हुए मैंने कहा। बकवास नहीं, सच है। राकेश की पत्नी और उनकी मम्मी भी यही कह रही हैं। राकेश के भाई को भी ऐसा हुआ था, जो झाड़ने से ही ठीक हुआ। तुम तो बेवकूफ़ हो गई हो। हाँ, एक तुम ही समझदार हो। ऐसी तकरार करते हुए हम घर आ गए। राकेश मेरे ज़िले के बगल के ज़िले के हैं। भाषा, संस्कृति सब समान है, इसलिए नेहा का अक्सर राकेश के घर आना जाना है। वह राकेश की पत्नी और मम्मी के बीच उठती बैठती हैं। ये लोग बीमारी कम, भूत प्रेतों की चर्चा ज़्यादा करते हैं। यही बात थी कि नेहा ओझा से झड़ाने पर ज़्यादा जोर देती, क्योंकि उसकी मान्यता को बल मिल रहा था। अगले दिन हम अपने मित्र के यहाँ गए। वहाँ तर्कशील सोसाइटी के सदस्य संजीव भी आया था। उसने पहले एकांत में मुझसे बात की, फिर नेहा से। उसके बाद बताया कि बात कुछ नहीं है, इन्हें भूत का वहम हो गया है, इसे दूर करना होगा। मैंने कुछ टोटका कर दिया है, आप इनसे केवल यह कहेंगे कि भूत को मना लिया गया है। वह छोड़कर चला गया।
इससे भूत की बात इनके दिमाग से निकल जाएगी। यदि 1 सप्ताह में आराम नहीं होता है तो मैं इन्हें हिप्नोटाइज करके इनके वहम को दूर कर दूंगा। संजीव से बातचीत में इस बात का भी खुलासा हुआ कि नेहा को सावन में अपनी मौत का भय है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी ने कहा है कि सावन माह में मेरे घर परिवार में एक आदमी की मृत्यु हो जाएगी। इस पर मुझे याद आया कि इस बार जब हम घर गए थे तो अम्मा ने बताया कि उनके भतीजे की पत्नी को काली माँ की सवारी आई। पूछने पर काली माँ ने कहा कि सावन माह में तुम्हारे घर में एक मौत होगी। वापस आने पर मैंने किसी दोस्त के सामने यह बात कह दी थी। इसे नेहा ने सुन लिया था। तब से ही वह जब भी बीमार होती तो उसे अपनी मौत दिखाई देती। संजू ने कहा कि बस इसी बात को लेकर परेशानी है, आप इनका ध्यान इस बात से हटाएं। इनके सामने भूत प्रेत की बातें ना करें। सावन माह को बीतने में 1 सप्ताह का समय है। यदि इस बीच कोई घटना नहीं घटती है तो इनका वहम खुद ही दूर हो जाएगा और यह ठीक हो जाएंगी। इस टोटके के बाद 2 दिनों तक नेहा ठीक रही। उसे कोई परेशानी नहीं हुई। इससे मुझे विश्वास हो गया कि उसे कोई भूत वूत नहीं है। इसके तीसरे ही दिन दफ्तर में शर्मा आया। आते ही उसने कहा कि मैं आपके यहाँ गया था। अच्छी बात है, मैंने उसकी बात का मंतव्य न समझते हुए कहा। तो जो बात आपने कही थी उसे मैंने पूरी कर दी, शर्मा जी ने कहा। कौन सी बात, मैंने पूछा। अच्छा, भूल गए, शर्मा जी मुस्कुराए। हाँ यार, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे याद थी और मैंने पूरा भी कर दिया। अब आपको एक काम करना होगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। क्या सब ठीक हो जाएगा यार? भाभी जी की तबीयत। मैं ओझा लेकर आपके घर गया था, शर्मा जी ने जोर देकर बोलना शुरू किया, लेकिन ओझा का नाम सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए और मैंने शर्मा जी को आगे बोलने नहीं दिया। ओझा लेकर क्यों घर गए? मैं झुझला पड़ा। क्यों? आपने ही तो कहा था। कहा तो था, लेकिन एक बार पूछ तो लेते घर ले जाने से पहले। मैं अभी कहीं और दिखा रहा हूँ यार, कोई गड़बड़ हो गई तो। मैं गुस्से में बोल रहा था। शर्मा जी ने बताया कि भाभी जी ने जिद करके दिखाया। उन्होंने कहा कि मैं हूँ ना, वह कुछ नहीं कहेंगे। इसके बाद ओझा ने केवल लौंग लेकर झाड़ लगाई। ओझा ने क्या बताया? मैंने जिज्ञासावश पूछा। उसका कहना है कि कोई चक्कर है, झाड़ने के बाद ही ठीक हो जाएगा। अभी उसने लौंग झाड़ कर दी है और एक बोतल पानी। तकलीफ होने पर पानी पीना है और लौंग खा लेने से आराम हो जाएगा। तो क्या सचमुच भूत प्रेत का चक्कर है? मैं खुद से ही पूछ बैठा। घर आया तो नेहा ने खुश होकर बताया कि शर्मा जी आए थे, साथ में ओझा को लाए थे। उसने कहा कि मेरे ऊपर भूत है, किसी ने किया है। पानी और लौंग झाड़ कर दिया है, उसके बाद से मुझे आराम भी है। नेहा बिल्कुल चहचहा रही थी। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन नेहा की खुशी को कम करने की हिम्मत नहीं हुई। चुपचाप सोचता रहा कि चलो, यदि इससे ही आराम हो जाए तो बुरा क्या है। फिर ख्याल आया कि मेरे प्रयोग का क्या होगा। इसके बाद 1 सप्ताह तक नेहा की तबीयत लगभग ठीक रही। नेहा को विश्वास हो गया कि ओझा का झाड़ना काम आया, लेकिन मेरा मन मानने को तैयार नहीं था। एक दिन तो दोनों में झड़प ही हो गई। मैं कहती थी ना कि भूत ही है, भूत नहीं है। मैंने प्रतिवाद किया। आप तो मानोगे नहीं, कोई वजह तो हो। और क्या वजह होगी? ओझा ने झाड़ फूंक दिया और मैं ठीक हो गई। आप तो एक दिन उसे बुलाकर मुझे विधि विधान से झाड़ फूंक करवा दो, देखेंगे। कहकर मैंने मामले को टालना चाहा। उस दिन बात आई गई हो गई। इसी बीच एक दिन मैंने नेहा को लेकर अपने एक डॉक्टर मित्र के पास गया। उसने नेहा की बीमारी के बारे में विस्तार से बताया। यह भी बताया कि ये मानती है कि इनको भूत ने पकड़ रखा है। इस पर डॉक्टर ने नेहा को समझाया कि भूत प्रेत नहीं होता, यह मन का वहम है। उसने एक कहानी भी सुनाई कि कैसे बाबा लोग भूत का वहम पैदा करते हैं और फिर उसको दूर करने के लिए लोगों को लूटते हैं और चूना लगाते हैं। बाकायदा इसके लिए उनकी प्री प्लानिंग होती है। मैं तो इन्हें बहुत समझाता हूँ, पर ये समझती ही नहीं है। मैंने नेहा की तरफ देखते हुए कहा। कैसे समझूं? दवा से आराम होता नहीं है, झाड़ने फूकने से आराम हो जाता है। यह तुम्हारा भ्रम है, डॉक्टर ने कहा और विभिन्न कोणों से बड़ी देर तक नेहा को समझाता रहा। उसके बाद उसने कुछ दवाइयाँ लिखी और हम घर आ गए। डॉक्टर की कहानी पर पहले तो नेहा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मैंने भी जोर देकर कहा कि सच में ऐसा होता है। तब उसने कुछ स्वीकारा। इसका मनोवैज्ञानिक असर भी हुआ, हालांकि हालात में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ।
इस कारण एक दिन हमें संजीव के घर जाना पड़ा। संजीव ने नेहा को एक कमरे में बैठाया और हमें दूसरे कमरे में। ऐसा करने पर नेहा को हिचकिचाहट तो हुई, हमारे मन में भी आशंकाओं के बादल छा गए। पता नहीं क्या करेगा, आखिर हम इसे जानते ही कितना है। इन्हीं आशंकाओं से घिरा मैं बगल वाले कमरे में बैठा श्वेत स्वाम टीवी देखता रहा। उधर संजीव ने उस कमरे में नेहा को हिप्नोटाइज करके कुछ टोटके किए। इस सब प्रक्रिया में आधा घंटा लग गया। इस दौरान मैं टीवी ज़रूर देख रहा था, लेकिन मेरी निगाहें बार बार उस कमरे की तरफ चली जाती। आधे घंटे के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला, संजीव बाहर निकला, उसके पीछे पीछे नेहा ने वॉश बेसिन पर जाकर हाथ धोया। उन्हें बाहर निकला देख मैं भी वहीं आ गया। फिर हम तीनों उसी कमरे में बैठ गए। संजीव की माँ चाय बनाकर लाई और हमें पकड़ा कर चली गई। हम बैठे बातें करते रहे और चाय पीते रहे। मैंने नेहा को देखा तो उसके चेहरे पर शांति का भाव था। संजीव ने जानबूझकर नेहा के सामने मुझसे कोई बात नहीं की। मैं चुप रहा। हमारा इरादा यह था कि नेहा को यह भ्रम बना रहे कि संजीव ओझा है और उसने झाड़ फूँक ही किया है। संजीव ने एक पुड़िया नेहा को पकड़ाते हुए हिदायत दी कि रास्ते में नहर पड़ेगी, इसे उसमें फेंक देना, सब ठीक हो जाएगा। 4-5 दिन ठीक रहने के बाद नेहा के शरीर में फिर दर्द रहने लगा, कभी पैर में, कभी पीठ में, तो कभी पेट में, तो कभी सिर में। ऐसा होने पर नेहा ने कहा मैं ठीक नहीं हुई, मुझे शर्मा जी से कहकर उस ओझा से झाड़ फूँक करवाओ। मैं पहले तो इस बात के लिए राज़ी नहीं हुआ, लेकिन इसी बात को लेकर हमारी 2 दिन तक बोलचाल बंद हो गई। तो मैंने शर्मा जी से कहा, मन में यह बात भी थी कि देखो अब ओझा क्या कहता है। हालांकि ओझा के चक्कर में फंसने का डर भी था, क्योंकि मैं ओझा और भूत प्रेत के चक्कर को अच्छी तरह से जानता था। तय दिन को शर्मा जी ओझा लेकर आए। ओझा भी हमारी ही तरफ का रहने वाला था, किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता था, लेकिन ओझा के रूप में उसका धंधा अच्छा चल निकला था। सारा सामान मंगवा कर वह नेहा के सामने बैठाकर अपनी झाड़ फूँक की क्रिया करने लगा। धूप बत्ती, अगरबत्ती और कपूर जलाया। इनकी महक से कमरा भर गया। मेरा डर बढ़ गया कि कहीं नेहा खेलने न लगे और सचमुच भूत प्रेत का लफड़ा न निकल आए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओझा आधा घंटे तक मंत्र पढ़ता रहा, 2-4 पचरे भी गाए, देवी गीत भी गाए, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। अंततः ओझा ने कहा सब ठीक हो गया है, इनके ऊपर कुछ नहीं है, आपने जहाँ दिखाया था उन्होंने सब ठीक कर दिया है। मैंने राहत की सांस ली, साथ ही ओझा पर हंसी भी आई, जिसे मैं दबा गया। यही ओझा पहली बार आया था तो न जाने क्या क्या कह गया था। आज वही कह रहा है कि कुछ नहीं है, जहाँ आपने दिखाया है उसने सब ठीक कर दिया है। उसने क्या ठीक किया यह तो मैं पहले से ही जानता था। मन में आया कि ओझा को सच्चाई बता दूं, लेकिन यह सोचकर कि नेहा पर बुरा असर पड़ेगा, चुप ही रहा। बाद में शर्मा जी ने बताया कि उन्होंने ओझा को बता दिया था कि मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई तो इसे मित्रों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कहानी के साथ, किसी और रचना के साथ।